विकसित कर सको। मुझे एक खुद के जीवन के एक छोटे से मजाक से बात शुरू करना चाहता हूँ। मेरे परिचय में कहा कि मैं छात्र नेता था, विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल सेक्रेटरी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे अनेक दायित्व मैंने वहन किए और मैं पढ़ाता था ज्योग्राफी, स्कूल लेवल पर ही पढ़ाता था और इसलिए छुट्टी भी लेता था उस काम के लिए। तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे एक बार नोटिस दे दिया कि आपकी छुट्टियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और संस्था आपको एक सीमा तक ही ये सब अलाउ कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है। खुद उनकी कहने की हिम्मत नहीं थी, तो हमारे विद्यालय में एक प्रकल्प चलाने के लिए एक व्यक्ति आते थे, संतोष जी करके। संकल्प प्रकल्प वो चलाते हैं आईएएस बनाने का। कुछ लोग पहचानते होंगे शायद उनको, दिल्ली में। तो हमारे प्रिंसिपल की खुद की हिम्मत नहीं थी, तो उनसे कहना है कि धनखड़ जी आप विद्यालय में कितने दिन रहते हो। हम तीनों ऐसे बराबर बराबर चल रहे थे। तो मैंने कहा आपको विद्यालय में चाणक्य चाहिए या द्रोणाचार्य जैसे ट्यूशन बात चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देव प्रिंसिपल तुरंत थोड़े खिसिया गए, क्योंकि उन्होंने उनको तैयार किया था मुझसे ये सवाल करें। लेकिन जब उत्तर मिला तो इस उत्तर का ही वो मैं आप में देखना चाहता हूं कि आप में चाणक्य होना चाहिए जो अनेक चंद्र को तैयार कर सके। मैं जब देखता हूं अपने जीवन को, तो मुझे गुरु की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो दिखाई देती है वो मोटिवेटर की है। अगर आप किसी को प्रेरित कर सकते हो तो इससे बड़ा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कई बार ध्यान में नहीं आता आपको लगता नहीं कि ये काम आपने कब किया है, किस समय किया है। मैं ऐसे मौके पर दो ही अपने गुरुओं को याद करता हूं। एक गुरु ने मुझे कहा कि तुम ओवरसियर बन जाना। धर्मवीर जी नाम था उनका। मैं इस बात से खुश हूं कि ये भी बनने के लिए उन्होंने मुझे ही कहा, किसी को कहा ही नहीं। उनकी क्लास में सबसे अच्छा मैं था। वो इतना ही ऊंचा कह सकते थे, लेकिन मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे कहा, बहुत बचपन में कहा, तुम वजीर बनोगे। और आज वजीर बन के मैं आपके सामने। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी ये भूमिका कि आप अपने समस्त विद्यार्थियों के लिए मोटिवेटर बने। इससे भी आगे बढ़ते हुए आप क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, इसको अपने मन में जगाए रखना बहुत आवश्यक है। मैं कई बार सोचता हूं कि ओम प्रकाश धनखड़ में नेता कौन है। और उसको इस तरह से मैं टेस्ट करता हूं, जब कोई भी चुनौती मेरे सामने आती है, कोई भी सवाल मेरे सामने आता है, तो क्या मैं ही नेता हूं, तो मेरे नेतृत्व में क्या ये ठीक है। मुझे लगता है कि आप में सबको भी अपना जो गुरु वाला नेतृत्व है वो जगा के रखना चाहिए। और जब भी आप कोई निर्णय करो, कोई सवाल आपके सामने आए, क्योंकि आप पूरे के पूरे गुरु नहीं हो, मैं भी हर समय पूरा का पूरा नेता नहीं हूं। मैं बहुत बार साधारण मनुष्य हूं, बहुत बार गुस्से में भी आता हूं, लेकिन मेरा गुस्सा मेरा नेतृत्व नहीं है। किसी समय निराशा में भी आता हूं, लेकिन मेरी निराशा मेरा नेतृत्व नहीं है। ये अलग बात है कि आजकल मैंने 4 शब्द अपने नेतृत्व के लिए अच्छे चुने हुए हैं, न दैल्यम, न पलायनम, न क्रोधम, न खीजम।
दो पहले से है, दो मैंने जोड़ लिए, न दैन्यम न पलायनम न क्रोधम न खीजम। क्योंकि सरकार में मंत्री बनने के बाद मैंने सीखा है कि ज्यादातर चीजें गुस्से से परे हैं। अगर आप गुस्से से परे जाकर चीजों को निपटा सकते हो, ठीक कर सकते हो, तो आप डिलीवर करने में सक्षम हो। क्योंकि गुस्से के इस पार की दुनिया बहुत छोटी है, बहुत साधारण है। गुस्से के उस पार की दुनिया वही भूमिका अदा करने में सक्षम है। इसलिए अपने इस नेतृत्व को, अपने इस गुरुत्व को जगा के रखना। जब भी कोई निर्णय करना हो, मैं यही निर्णय करता हूं। कैसे निर्णय करता हूं? किसी ने पूछा कि आप निर्णय कैसे करते हो? कि मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाता हूं। शीशा कौन सा है? मिरर के सामने नहीं। शीशा यही है कि ओम प्रकाश धनखड़ का नेतृत्व उस पर क्या निर्णय करता है, वही निर्णय है। आप भी अपना निर्णय करते समय जो आपका बेस्ट स्वरूप है, गुरु के नाते से जो भूमिका आपको मिली है, उस भूमिका को देखकर निर्णय करते जाएंगे तो मुझे लगता है कि सच्चे अर्थों में आप जो करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप भारत को बड़ा बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि भारत दुनिया का सिरमौर बने, आप चाहते हो कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हों, तो हमारे सभी विद्यार्थियों के जीवन के ध्येय को बड़ा बना लीजिए। यह राष्ट्र अपने आप बड़ा हो जाएगा। आप गीता की इस भूमि पर आए हैं। कुरुक्षेत्र में भगवान ने गीता का उपदेश दिया। दो बातें उसमें से अगर पकड़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप सच्चे अर्थों में विद्यार्थी के लिए वो कर सकेंगे जो कोई भी गुरु कर सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ही बात की दुहाई देते हैं, बार बार देते हैं, तुम्हारा स्वधर्म क्या है? तुम धनुर्धर हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम लड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? देख लीजिए, अपने जो धार्मिक साहित्य है उसमें दो विचार यात्राएं हैं। एक विचार यात्रा रामायण में है और एक विचार यात्रा महाभारत में है। रामायण की जो विचार यात्रा है वो ऊपर से नीचे आती है और जो महाभारत की विचार यात्रा है वो नीचे से ऊपर जाती है। रामायण की विचार यात्रा ऊपर से नीचे कैसे आती है कि राम की राज तिलक का समय है और कैकेयी बहुत खुश है, आभूषण बांट रही है दासियों को, खुशी मना रही है। लेकिन एक दासी आती है और दासी का विचार का लेवल कम है और कैकेयी के विचार का लेवल ऊंचा है। लेकिन दासी अपनी बातों से कैकेयी को अपने ऊंचे आसन से अपने लेवल पर आ जाती है। कैकेयी कैकेयी नहीं रहती, कैकेयी मंथरा हो जाती है। और जब कैकेयी कैकेयी नहीं रहती, कैकेयी मंथरा हो जाती है तो पति की मृत्यु होती है। जब वो मंथरा हो जाती है तो उस पुत्र, जिस पुत्र के लिए शासन मांग रही है, वो पुत्र जिंदगी भर खुद को जस्टिफाई करता रहता है कि मैंने गलत नहीं किया है। और वनवासी वेश में राम की खड़ाओ सिर पर रखकर नीचे बैठकर शासन चलाने का प्रयास करता है और आखिर तक इस रूप में इस भाई को या नियति को या सृष्टि को देखता है कि कहीं मेरा दोस्त तो नहीं है। भरत का पूरा जीवन खुद को जस्टिफाई करने में जाता है। और इतने वर्षों के बाद भी कोई मां, कोई पिता अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है। अर्जुन विचार के नीचे लेवल पे है, श्री कृष्ण विचार के ऊंचे लेवल पर है और अर्जुन की यात्रा नीचे से ऊपर की तरफ होती है। अगर अर्जुन श्री कृष्ण के लेवल पर नहीं आते तो क्या अर्जुन अर्जुन होते हैं?
कि अर्जुन श्री कृष्ण के स्तर पर आते हैं, वैश्विक स्तर से उठकर और सामाजिक स्तर पर आते हैं, मुनि के स्तर पर, ऋषि के स्तर पर आते हैं, जिसको गीता में श्री कृष्ण ऋषि और मुनि कहते हैं कि एक किसान अपने खेत के पानी की चिंता करता है तो सारी नहरों नदियों में पानी चले, इसकी चिंता करने वाला ऋषि और मुनि है। तुम केवल वैयक्तिक स्तर पर मत खड़े रहो, इस स्तर पर आओ कि सबको देख सको, वैल्यूज को देख सको, केवल अपने लिए मत लड़ो, इस सबके भले के लिए लड़ो। ये यात्रा वहां संपन्न होती है। लेकिन भगवान ये बात उसको कैसे समझा पाए? केवल एक कारण से कि उनके जीवन का ध्येय तय हो चुका था। अगर किसी के जीवन के ध्येय को आप तय करा दोगे तो उसको फिर कोई भी बात समझाने में सक्षम हो सकते हो, उसको जहां ले जाना है वहां ले जा सकते हो। तो नियति ने दायित्व तो आपको दिया है कि आप विद्यार्थियों के जीवन का स्वधर्म तय करा सके, उनका लक्ष्य तय करा सके। इसलिए सबसे बड़ी भूमिका आप निभाइए। इसलिए मैंने कहा कि भारत को अगर दुनिया का सिरमौर राष्ट्र आप बनाना चाहते हो तो जीवन का ध्येय सभी विद्यार्थियों को बढ़ा दे दीजिए। दूसरी बात, कैसे तय हो जीवन का ध्येय और कहां तक पहुंचना, यह भी गीता में बताया भगवान ने। 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है, कर्म, विक्रम और अक्रम। कर्म हम सब समझते हैं, साधारण कर्म है। विक्रम शब्द की व्याख्या लोगों ने दोनों तरफ से की है, लेकिन जो विनोबा जी ने की है टाक्सोन गीता में, मैं उसकी चर्चा करूंगा। उन्होंने विक्रम को ऐसा कर्म कहा है कि जिस काम को करने में आपका मन लगता है। इसलिए किसी के भी जीवन का ध्येय तय कराते समय उसके मन का कर्म कौन सा है वो ढूंढवाइए। उसी क्षेत्र में वो अपना बेस्ट दे सकता है, अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है। मेरे कई मित्र मुझे कहते हैं कि आपने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कभी संघर्ष किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस काम को करने में मेरा मन लगता था, ये मेरा विक्रम था। इसलिए अगर आपने विद्यार्थी को, युवा को उसके मन का कर्म ढूंढकर उसके में से जीवन का ध्येय बनाने का लक्ष्य तय करा दिया तो उसको हमेशा अपने कर्म में आनंद आएगा, कभी उसको कठिनाई नहीं होगी। उसको कर्म करते हुए कभी ये एहसास नहीं होगा कि मैं कोई कर्म कर रहा हूं। तीसरी स्टेज अकर्म की है। अकर्म का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं करना और सब कुछ करना। क्या यह संभव है? भगवान ने गीता में कहा है इसको कि अकर्म के स्टेज पर जो होते हैं वो कुछ भी नहीं करते लेकिन सब कुछ करते हैं। संभव है ये? आप ऐसे लगता है ये किसी को संभव है जो भगवान ने कहा कुछ भी नहीं करना सब कुछ करना? कठिन है ना, लगता नहीं ना, लेकिन बहुत आसान है ये। क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं और चपरासी जाता है तो क्या चुप होंगे? और उनका टीचर जाता है तो चुप हो जाएंगे। और प्रिंसिपल अगर बरामदे में आ जाए तो यही अकर्म की यात्रा है। एक कोई मजदूर है, उसको एक मोबाइल फोन लेना है अच्छे वाला, रोजाना 100 रुपए बचाता है। कितने साल के परिश्रम से वो एक iPhone 10 ले पाएगा? उसके कर्म की गति अगर छुट्टियां मिलाऊं तो 3 साल तक फैल जाएगी। छुट्टियां छोड़ दो तो। लेकिन आप जैसा एक प्रिंसिपल है जिसकी तनख्वाह इतनी है कि 1 महीने की तनख्वाह में
मोबाइल फोन ले सकता है, तो आपको उसको परिश्रम करना पड़ा 3 वर्ष, आपको परिश्रम करना पड़ा 1 महीना। जो क्रिया 3 वर्षों में फैली थी वो 1 महीने में आ गई। फिर एक ऐसे व्यापारी हैं जिनकी रोजाना की आमदनी लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी ऐसा मोबाइल फोन लेना चाहते हैं, तो उनका परिश्रम कितने में फैला, उनकी क्रिया कितने में फैली, 1 दिन। और एक कोई मेरे जैसा नेता है, कहता है iPhone 10 आ गया, और 2 दिन आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि सर कौन से कलर का उचित रहेगा। क्रिया कितनी आ गई। और हमसे भी ऊपर बहुत लोग हैं। आप इस 5 स्टार में कार्यक्रम कर रहे हो और हमारे मुख्यमंत्री मान लो भाषण करने के लिए आते हैं किसी ऐसे शहर में और कहते जी एक सरकारी 5 स्टार भी होना चाहिए, वो कहते बना लीजिए। बाबा रामदेव आते हैं, उनको कोई कहता है कि अपना एक पतंजलि का बड़ा यहां पर माल होना चाहिए, तो कहता था श्री श्री रविशंकर आते हैं और कहते हैं कि चंडीगढ़ में भी अपना एक आश्रम होना चाहिए, और उसी से लोग खड़े होकर कहते हैं गुरुदेव कौन से सेक्टर में उचित है। इसलिए कर्म करने की प्रेरणा दीजिए, विद्यार्थियों के विक्रम को खुजवाइए, उनके जीवन का ध्येय तय कराइए और उनको प्रेरित कीजिए कि वो अपने अक्रम को प्राप्त कर सकें। हर कोई अपने अक्रम तक पहुंच सकता है, उसको एक सच्चे गुरु की जरूरत होती है। गुण विकास करें। आप नहीं जानते कि आपकी एक बार के कहे हुए शब्द का कितना बड़ा महत्व है। वो छात्र जानता है जिसको आपने कभी कहा होगा कि तुम मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो, उसका मैथमेटिक्स अच्छा हो ही गया होगा। जिस छात्र को आपने कहा होगा कि तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, जिस छात्र को आपने कहा होगा कि आप वक्ता बहुत अच्छे हो, जिस छात्र को तुमने कहा होगा कि तुम गाते बहुत अच्छे हो, विद्यार्थियों के गुण विकास कीजिए। आप जादुई व्यक्तित्व हो, आपके कहने मात्र से होता है, कर दीजिए, गुण विकास कीजिए। हर किसी को उनको खास होने का एहसास कराइए। सामान्य होने के एहसास से ही हम सामान्य हैं और कोई कारण नहीं है। खास होने के एहसास से ही हम खास हैं। किसी ने कहा होगा आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, क्या उस व्यक्ति को आप आज तक भूल पाए हो? भूल पाए हो? भूल ही नहीं सकते हैं। इस किसी ने कहा होगा आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, क्या उसको भूल पाए हो? भूल ही नहीं सकते। जिसने कुछ कहा होगा कि तुम खास बड़े अफसर बनोगे, उसको भूल पाए हो? भूल ही नहीं सकते। सबको खास होने का एहसास कराइए। आपको नियति ने अवसर दिया है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। तुम किसी भी छात्र को जब आचार्य कहता है कि तुम कर सकते हो, तो वो कर सकता है। ये छोटी बात नहीं है। इसलिए हर किसी को बताइए। जामवंत में हनुमान जी ने कहा कि तुम कर सकते हो, कर दिया। इसलिए जहां भी वो अटके, जहां भी रुके, उसको कहिए कि तुम कर सकते हो। तो में सामर्थ्य है, वो करके दिखाएगा, क्योंकि मनुष्य में अनंत सामर्थ्य है, वो कर सकता है।
मुझे अपने कई गुरुओं की अच्छी बातें याद आ रही हैं। ये सब स्कूल के गुरु नहीं थे, जिंदगी के गुरु थे। एक गुरु ऐसे थे जो कभी भी हमारी कितनी ही गलत बात हो कभी नकारते नहीं थे। कहते थे हाँ हाँ अच्छा सुझाव है, करते हैं, लेकिन उसको करेक्ट करते थे। 2 दिन नहीं 1 दिन का प्रोग्राम करते हैं। अभी 10,000 का नहीं कर सकते थे, 1,000 का करते हैं। अभी हिसार में नहीं कर सकते, रोहतक में करते हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने किसी भी सुझाव को नकारा नहीं। हमारी जो कल्पनाशीलता है, हमारी जो सुझाव देने का सामर्थ्य है, हमारी जो पहल करने की आदत है, उस आदत को कभी रुकने नहीं दिया। इसे झिड़क कर ऐसी आदत को रोकिए मत, परिष्कार कीजिए। जैसे तुमने अच्छा कहा है, लेकिन अभी ऐसा करेंगे, ये अगली बार करेंगे, ऐसे सुधार करके करेंगे। आप बेहतरी के संकल्प करा सकते हैं। मुझे याद है कि 8वीं क्लास में मैंने नकल मारी थी, लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ने आया तो मेरे एक मित्र ने कहा कि मैं ये मानता हूं नकल करने के पास होने की बजाय तो फेल हो जाना अच्छा है। अपने पुरुषार्थ पर ही हमको पास होना चाहिए। उसने कहा मेरा संकल्प बना। ऐसे अनेक संकल्प आप बना सकते हो। मुझे याद है कि जब मैं एमए ज्योग्राफी करके और मैंने फॉर्म भर दिया यहाँ कॉलेज कैलेंडर में लेक्चर लगने का, तो मेरे एक गुरु थे जो काफी प्रभावशाली थे, जिनके एक फोन मात्र से मैं लेक्चर लग सकता था। और मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि आप एक जरा फोन कर दीजिए कि वो मुझे लेक्चरर लगा देंगे। उन्होंने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे बंद किया कि जिंदगी में किसी से हाथ फैलाकर मत लेना। उसी समय मुझे लगा कि शायद मुझे कोई ज्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं। गुरु निकाल सकता है जहां कोई अटक जाए। मेरे बारे में बताया गया, मैं विद्यार्थी बसंत का काम करता था। एक बार ऐसा समय आया कि रुचि नहीं रही, तो मेरे जो बड़े थे, कालीकट में हमारी बैठक थी, समुद्र किनारे घूम रहे थे। मैंने उनको कहा कि अब मैं चाहता तो वो काम, बुद्धि काम कर रही होती है। स्वभाव उस समय भी काम करता है जब आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही होती है। हर किसी का एक अटोमोड है, तो कैसे उसके अटोमोड को हम बेहतर करें, कैसे उसको हमेशा मुस्कुराता हुआ हम बनाएं। और अटोमोड भी दोनों तरह का है। बाहर जब अटोमोड होता है तो उसको हम आदतें कहते हैं, और जब अंदर जो अटोमोड है वो भी बारीक आदतें हैं, माइक्रो आदतें हैं, उसको हम स्वभाव कहते हैं। हमारी सोचने की आदतें, हमारे अपने आप व्यवहार करने की आदतें हैं। उसको बेहतर करना, स्वभाव पर ध्यान देना। क्योंकि आप जो भी ज्ञान दे रहे हो, वो ज्ञान उसको एक लेवल पर ले जा सकता है, उसको काम दिला सकता है, लेकिन वहां पर टिकाएगा तो उसकी सॉफ्ट स्किल्स सिखाएंगी, उसका स्वभाव टिकाएगा और कुछ नहीं टिका सकता। ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी का स्वभाव आप सबके प्रिय बन जाते हो, कईया का स्वभाव ऐसा है कि आप नहीं बन पाते। तो इस मोटोमोड का बेहतर निर्माण, ये डिफॉल्ट नहीं बन के रहे, आप करेक्ट कर सकते हो। स्किल सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं,
छोटी बात है, लेकिन समझ बढ़ाएं। समझ बढ़ाने का मतलब है प्रज्वलित दीप से दूसरा प्रज्वलित दीप तैयार करना। समझ बढ़ाने का मतलब है आत्म दीपोभव है। जब मैं नहीं होऊंगा तब कैसे करेगा? आज स्कूल में मैं तुम्हारे पास उपलब्ध हूं, तब कैसे करेगा? ज्ञान की लिमिटेशन है। ज्ञान तो केवल जानकारी है, आप बता सकते हो, लेकिन समझ अगर बढ़ गई तो जीवन भर का रास्ता वो अच्छे से तय कर सकता है। तो हम उससे गहरे उतरे, केवल ज्ञान पर नहीं रुके, प्रयोग बताएं और प्रयोग बताकर व्यवहार बताएं और व्यवहार में करना सिखाएं। जब आपको लगे कि अब ये तैयार हो गया है एक अच्छे नागरिक के रूप में, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी सोशलाइजेशन की है। सबसे बड़े संघर्ष से जूझते हो आप। क्लासरूम का संघर्ष सबसे बड़ा संघर्ष होता है, एक स्वतंत्र प्राणी को कैसे एक सामाजिक प्राणी बनाना। ये मामूली संघर्ष है। जो सीखना नहीं चाहता है उसको सिखाना है। वो आजादी चाहता है, आप उसको एक टाइप बना रहे हो, एक प्रकार से विकसित करना चाहते हो। तो इस महत्व की भूमिका में वो जिस चीज के लिए आपने तैयार किया है उस पर जब चलता हुआ दिखाई दे तो मुझे लगता है कि वहां तक आप कुछ कर पाते हो। एक मनुष्य में कितने तरह के बल होते हैं बताएंगे? अभी नेट पे नहीं है, ढूंढिए मत। आत्म बल को बाह्य रूप में चेतना के रूप में हम सब समझते हैं। कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक बात में जाने की जरूरत नहीं है। और इस बल के दो तरह से यह बलशाली है। एक ही के दोनों स्वरूप हैं। एक रूप में यह बलशाली है जब आप कंसंट्रेट कर सको, चेतना को जहां चाहो वहां लगा सको। हम बचपन में विद्यार्थियों को यही कहते हैं कि कंसंट्रेट कर, बैठ, इस पे ध्यान लगा, पढ़ इसको समझ, टिक यहां। अगर अपनी चेतना को आप किसी एक स्थान पर लगाने में सक्षम हैं तो आप चेतना के बल का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन चेतना की दूसरी ताकत डिटैच होने में भी है। और इसलिए भारतीय वाङ्मय में सबसे सर्वश्रेष्ठ वैल्यू का है मुक्ति। जिस विचार से, जिस बात से, जिस भावना से, जिस सिचुएशन से, जिस हालात से जितनी जल्दी डिटैच हो सको आप उतने ताकतवर हो। इसको इसलिए आपको जब जरूरत हो तो अटैच होना आना चाहिए, कंसंट्रेट करना आना चाहिए। जब चाहो तभी डिटैच होना आना चाहिए। इसलिए अपने आत्म बल को सबल बनाइए और अपने आत्म बल को सबल बनाते हुए हमारे समस्त विद्यार्थियों के आत्म बल को सबल बनाइए। दूसरा बल है मन का बल। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, परमात्मा को पाइए मन ही के प्रतीत। अगर मन सबल है तो व्यक्ति सबल है, मानव सबल है। और मन दुर्बल है तो कितने अच्छे हथियार उसके पास है, कितना ही सामर्थ्य उसके पास है, उससे कमजोर व्यक्ति कोई नहीं है। इसलिए सबल बन के होना, ताकतवर बन के होना। मन की समस्याओं का समाधान आत्मा के लेवल पर नहीं हो सकता। अगर संसार से डर के मन में दुर्बल होकर सन्यासी भी बनकर बैठ गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। मन ताकतवर चाहिए, क्योंकि इस संसार की समस्याओं का समाधान मन के स्तर पर है। इसलिए मन की ताकत, मन की सबलता है।
और मन के साथ जो काम करती है वो प्राणों की ऊर्जा काम करती है। जब मन चाव से भरा होता है तो कुछ भी कर सकता है, और मन सर्वाधिक चाव से कब भरा होता है? जब प्रेम में होता है। इसलिए 95% फिल्में प्रेम पर बनती हैं। और दूसरा, मन ऊर्जा से तब भरा होता है जब गुस्से में होता है। इसलिए हर फिल्म में 10 मिनट की लड़ाई जरूर होती है। कई फिल्में तो पूरी गुस्से पर बन जाती है। लेकिन मैंने कहा कि इसका शरीर के बल से संबंध नहीं है। मान लो किसी नौजवान के झगड़ा हो गया अपनी गर्लफ्रेंड से, ब्रेकअप की बात आ गई, घर में पड़ा है 2 दिन से, खा पी नहीं रहा, लेकिन फिर उसका फोन आता है कि कल मेरे से गलती हो गई, आओ कॉफी डे पे मिलते हैं। कितनी जल्दी, कैसे तैयार होकर और कैसे फटाफट पहुंचता है। कौन सी ऊर्जा काम कर रही है? वो तो खाना भी नहीं खाए हुए था। ये चाव की ऊर्जा है। चाव जिसके का इंजन बन सकता है उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो विद्यार्थियों को चाव से भरना सिखाओ, मन की पॉजिटिविटी सिखाओ। मन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 2 ही बातें मन में करनी है। मन विचार ही है। पॉजिटिव विचार है तो मन बड़ा है, ताकतवर है। कमजोर विचार है तो मन कमजोर है। मन विचार के सिवा कुछ नहीं है। विचार धनात्मक है तो मन सबल है, विचार नेगेटिव है तो मन दुर्बल है। दूसरा, मन की गड़बड़ एक और है, वो अटकता है। जो अटक गया सो भटक गया। इसलिए मन को बहने देना, अटकाना मत। मन को बहने दोगे तो परेशान नहीं करेगा। अगर कहीं अटका दिया तो फिर कुछ भी कर सकता है, किसी भी रास्ते में जा सकता है। इसलिए अटकन से निकालना, अटक मत भाई। अटका तो भटका। ये 2 चीज अगर आपने सिखा दी कि मन को अटकाना नहीं और मन को पॉजिटिव रखना, विचार को पॉजिटिव रखना, तो वो सबल मन का व्यक्ति है। तीसरी ताकत है बुद्धि का बल। हमारी सबसे बड़ी ताकत, चीजों को याद करना छोटी बात है, समझ लेना छोटी बात है, भविष्य में झांकना, जैसे आपने कहा फ्यूचर लीडर्स, ये ताकत है। ये मशीन में नहीं हो सकती। हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट मशीनें हो गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे बढ़ गई है। हम इस शरीर के सामर्थ्य से जो नहीं कर सकते वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है। कोई ऐप डाउनलोड करके तारों का अध्ययन कर सकते हो। किसी ऐप के माध्यम से दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हो। गूगल से रास्ता देख सकते हो। ऐसे दुनिया भर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें हमारे सामने हमको रोज चमत्कृत कर सकती हैं। लेकिन आगे क्या करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सोच सकती, ये इंटेलिजेंस सोच सकती है। तो इसलिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई बुद्धि है तो विजन है, कल्पनाशील बुद्धि है, इमेजिनरी बुद्धि है। इसलिए अपने छात्रों में विजनरी बुद्धि का विकास करें, कल्पनाशील बुद्धि का विकास करें, भविष्य में झांकने की ताकत उनको दें कि 10 साल बाद का भारत कैसा चाहिए, 20 साल बाद का कैसा चाहिए, 10 साल बाद का आपका शहर कैसा चाहिए, 10 साल बाद आज जिस चीज को इस्तेमाल कर रहे हो वो कैसी चाहिए। इसलिए विजनरी बुद्धि का विकास करें। क्योंकि आपने कहा एडू लीडर्स, बिना विजन के नेतृत्व नहीं हो सकता। अगर आप विजनरी हैं, आप भविष्य में झांक सकते हैं। सबसे ताकतवर ताकत कोई है तो हृदय का बल है। इमोशंस हृदय में होती है। सबसे अच्छे लीडर वो होते हैं जो कभी इमोशनल नहीं होते हैं लेकिन इमोशंस का उपयोग करते हैं।
अगर आप अपने प्रति इमोशनल हो गए तो गए। इसलिए कभी भी अपने प्रति इमोशनल नहीं होना। इमोशंस का उपयोग करना। हमारे देशभक्ति के इमोशंस कि कैसे राष्ट्र को खड़ा किया जाए। मैं देखता हूं आप इस चंडीगढ़ के पंजाब के क्षेत्र में आए, यहां बहुत सारे गुरु हुए हैं, 10 गुरुओं की भूमि है। गुरुजी कह रहे हैं कि जो भी भक्त भेंट लाए हैं वो चढ़ा देवे, लेकिन संता सिंह कोड़ी ले गया है, पग में दबाई हुई है। सबकी भेंटें बड़ी कीमती हैं, लेकिन संता की भेंट सबसे मामूली है, संकोच कर रहा है। गुरुजी फिर कहते हैं कि जो भी कोई भेंट ले आए या भक्त चढ़ा देवे, अपने गांव से अपने पिंड से जो भेंटा लेके आए हैं चढ़ा देवे, फिर भी संता सिंह नहीं चढ़ाता। गुरुजी कहते हैं संता सिंह तुसी कुछ भेंट ले आए हो, तुम्हारी भेंट ही सबसे मूल्यवान भेंट है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम अपनी भेंट कर चढ़ाओगे। ताकत ऑफ इमोशंस। मूल्यवान भेंटों की चर्चा से ये भाव नहीं प्रकट किए जा सकते। इसलिए विचार जब हृदय में आते हैं तो इमोशन अटैच होती है, बुद्धि में जाते हैं तो एनालिसिस होता है, और कहीं भी नहीं जाते तो सूखे विचार रहते हैं। क्योंकि विचार के एक साइड पे बुद्धि है, एक साइड में हृदय है, और इमोशंस जब आने लगते हैं तो मन भारी होने लगता है। वो बता देते हैं, इंडिकेटर है। इसलिए अपने लिए इमोशनल नहीं होना, लेकिन जितनी भी सर्वश्रेष्ठ इमोशंस हैं, चाहे वो प्रेम की इमोशन है, चाहे वो करुणा की है, श्रद्धा की है, हर प्रकार की इमोशंस का उपयोग उसको करना सिखाना। लिमिटेशन भी बताना। इसलिए उस पर मैं विस्तार पर नहीं जा रहा। इमोशनल मैनेजमेंट नाम से, जैसे आपने कहा कि आप YouTube पर उसको देख सकते हैं। और शरीर का बल तो है ही, उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। दो तीन बातें और बता के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, उसकी चर्चा करना चाहता हूं। मैंने अपनी एक प्रार्थना भी लिखी है। उस प्रार्थना में एक पंक्ति है, रहूं निराकार में करम सरोकार में। किसी के प्रति भी धारणाएं बना के नहीं रहना, और धारणाएं बनाकर हम लिमिटेशंस बनाते हैं। इसी पर एक पुस्तक मैं अभी पढ़ रहा हूं, और उसमें या उसके बाहर कुछ अच्छे एग्जाम्पल मुझे इसके ध्यान में आए हैं। पति पत्नी सो रहे हैं, छोटा बच्चा है, रोने लगता है। पति की नींद खुलती है, स्वाभाविक मन होता है कि मैं उठूं और इसको चुप कराऊं, लेकिन बाद में आलस्य आ जाता है और सोचता है पत्नी उठेगी और उठा लेगी, और जागते हुए पड़ा रहता है। और बाद में पत्नी को दोष देना शुरू करता है मन मन में, देखो कितनी आलसी है, उठ नहीं रही है, क्या संस्कार है, मां बाप ने इतना भी नहीं सिखाया। आखिर इग्नोरेंस की कोई हद होती है। छोटा बच्चा है, रो रहा है, वो सो रही है,
ये जग रहा है। और ये जगा हुआ पति एक बॉक्स बना लेता है धारणाओं का उस पत्नी के प्रति। क्यों? क्योंकि जो इसने करना था नहीं किया, और उस पर डालने के लिए अपने को सेफ बॉक्स में फिट कर लेता है। आप में से कितने लोग बॉक्स में हैं? अनेक मौकों पर अपने को ऐसे सेफ बॉक्स में फिट किया हुआ है। जो करना आपने चाहिए था, स्टाफ कर लेगा, वो कर लेगा, डिपार्टमेंट को करना चाहिए, जिला प्रशासन को करना चाहिए, और उसके लिए 10-20 अच्छे औजार रख लिए हैं अपने पास। जब कोई सामने आएगा तो देर दाग देंगे, देखिए जी कर नहीं रहे जी, मैं तो अच्छा हूं। क्योंकि जो बॉक्स में है वो मैं अच्छा हूं, ये सबसे पहले शुरू करता है, क्योंकि उसने अपने आप को डिफेंड करना है। प्रधानमंत्री जी एक पुस्तक का उल्लेख करते हैं, अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध $100 के डॉलर पे उनकी फोटो होती है। कौन है? $100 के नोट पे फोटो होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। उनके भाई प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, ये प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। भाई ने तय किया कि एक साप्ताहिक अखबार निकालेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन को लगा कि मैं अच्छा आर्टिकल लिख सकता हूं उस अखबार के लिए, लेकिन बेंजामिन को लगा कि भाई ये स्वीकार नहीं करेगा बड़ा भाई कि मेरा आर्टिकल उसके अखबार में छपे, क्योंकि वो ऐसा मुझे समझता ही नहीं है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहले अंक के लिए एक आर्टिकल लिखा और बिना नाम के भाई के टेबल पे छोड़ दिया। भाई ने आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल बहुत अच्छा था। और भाई को लगा कि किसी बड़े लेखक का आर्टिकल है, नाम नहीं छापना चाहता छोटे अखबार के कारण, इसलिए अपने 4-5 मित्र, जैसे मंच पर है ऐसे भी उनके 4-5 मित्र थे, उनको बुलाया, कहा कि यह आर्टिकल आया है। सबने कहा किसी बड़े आदमी का आर्टिकल है। 5-4 लोगों पर शक किया, उनका हो सकता है, उनका हो सकता है, उनका हो सकता है, जरूर छापना चाहिए, भेजा है तो। और ऐसे बेंजामिन फ्रैंकलिन के आर्टिकल उस साप्ताहिक में लगातार छपते रहे। बेंजामिन फ्रैंकलिन और उनके 5-4 मित्र थे, और सप्ताह में एक दिन गोष्ठी करते थे, जैसे आप गोष्ठी कर रहे हो, और अपनी बातों को सप्ताह भर में जो अपनी क्रिएटिविटी थी, सर्जन था, उसको शेयर करते थे। एक मित्र लेकर आते, कोई अच्छी सी कविता लिखते थे वो। एक मित्र कभी भी उनकी कविता को पसंद नहीं करता, तो उस मित्र को लगा कि ये मेरे बारे में प्रेजुडिस हो गया है। वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को मिले, उन्होंने कहा कि इस बार की कविता मेरी आप पढ़ो और ये कहो कि आपने लिखी है। बेंजामिन कहा ठीक है, मैं करता हूं। वो बैठे और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वो कविता पढ़ी और उस मित्र ने इतनी प्रशंसा की जितनी आज तक कभी नहीं की थी, और उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी कविता इससे पहले मैंने नहीं सुनी। तो बॉक्स में थे ना, बॉक्स में कैसे आते हैं मैंने ये भी बताया। बड़ा भाई भी धारणाओं के एक बॉक्स में था, छोटे भाई को लगा कि तेरे आर्टिकल को नहीं मानेगा,
मित्र भी बॉक्स में था जो उसकी कविता की प्रशंसा नहीं कर पाता था। और कोई आदमी बॉक्स में हो तो दूसरे आदमी को क्या करता है? वो बॉक्स में लाने का ही काम करता है। जब आप किसी से बात करोगे और खुद बॉक्स में रहते हुए बात करोगे तो सामने वाला भी डिफेंसिव मैकेनिज्म में आ जाएगा और वो भी अपना एक बॉक्स बना लेगा कि प्रिंसिपल तो ऐसा ही है। तो रहो निराकार में, कर्म सरोकार में। बॉक्स मत बनाइए अपना। विद्यार्थियों को बॉक्स मत बनाने दीजिए, खुली हवा में सांस लेने दीजिए।